हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है सबको मेरी? एक बार सब अपने माइक और कैमरा ऑन कर लो। Yes, sir. यस सर। हेलो 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 हेलो। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है। हाँ जी, एक बार अपने कैमरा ऑन कर लो। निखिल, हर्ष, दिव्यांश, सार्थक एंड तन्मय। ये सैमसंग यूज़र कौन है, नाम बताना एक बार। हर्षित, ठीक है। ठीक है जी, एक बार कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी वीडियो वगैरह में तो ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो अगर कोई नेटवर्क वेटवर्क का इशू होता है तो ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई। तो वेबिनार जो मैंने कंडक्ट किया है उसका ऑब्जेक्टिव है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटजी फॉर सीए फाउंडेशन। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। रिजल्ट जो भी रहा अब उसको छोड़ दो। नेगेटिव रहा, ठीक है, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। बस आपको क्या करना है, आपको ना जो एरिया आपका वीक था उससे कुछ ना कुछ पहले आपको सीखना है। देखो, जो भी आपका वीक एरिया था उससे सबसे पहले आप सीखोगे। इंसान वही सक्सेसफुल होता है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। इंसान वही सक्सेसफुल होता है जो अपने फेलियर से कुछ सीखता है। अगर आपने फेलियर से लेसन नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं है, इस सेशन का भी कोई फायदा नहीं है। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव भी बेसिकली ये है कि जो आपका फेलियर आया है उससे आपको कुछ ना कुछ लेसन जरूर सीख के जाना है। कि सर फेलियर आया, सबके लाइफ में फेलियर आता है, एक ना एक बार सबके लाइफ में फेलियर आता है। मेरी लाइफ में भी कई बार फेलियर आया है। मेरी लाइफ में इंटर में भी फेलियर था एक बार, मेरी लाइफ में फाइनल में भी फेलियर था 2 बार। तो मैंने उस फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा। तो आपको भी अर्ली स्टेज पे फेलियर मिला तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीख के निकलना है। एक तो अपने माइंड से ये चीज निकाल देना कि सर मैं फेल हो गया। इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कि सर मेरा फ्रेंड तो पास हो गया या मेरे साथ के स्टूडेंट थे वो तो पास हो गया, मैं ही रह गया। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो आजकल बच्चे फेस करते हैं, और वो ना अपने आप को इन चीजों से डिमोटिवेट कर लेते हैं। आपको डिमोटिवेट नहीं करना। हाँ, सिर्फ ये चीज देखो कि यार दूसरे फ्रेंड ने ऐसा क्या कर दिया जो वो पास हो गया, मैं नहीं हुआ। भाई उसने आपसे कुछ ना कुछ ज्यादा मेहनत करी होगी तभी वो हुआ होगा, आपकी कुछ ना कुछ कमी रही होगी। कोई भी आज के टाइम में अपनी चीजें, अपनी मेहनत या अपने शॉर्टकट्स बताता नहीं है, और वो आपको कभी भी नहीं बताएगा। तो आपको भी थोड़ा सा ये चालाकी अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी कि आप अपने सीक्रेट्स, अपने लूपहोल्स किसी के साथ शेयर मत करो, अपनी चीजें अपने तक रखो। एक तो ये चीज अपनाना। दूसरी चीज, जिस वजह से आप फेल हुए हो उस वजह को कहते हैं ना जड़ से एलिमिनेट कर दो। बहुत सारे कारण होते हैं फेलियर के। पहला सबसे बड़ा कारण यह होता है कि सर मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता हूं।
जैसे मैं पढ़ाई करने बैठा तो मेरे को सोशल मीडिया की बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। बहुत सारे बच्चे इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते ही अपना काफी सारा टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये जो भी होते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इन पे वेस्ट करते हैं। इन चीजों से आपको दूरी बना के रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीजों को खत्म कर दो, लेकिन यू हैव टू सेव टाइम। आपको इन चीजों के लिए एक टाइम रखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, फेसबुक यूज करना है करो, व्हाट्सएप यूज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 15 मिनट व्हाट्सएप देखो, 15 मिनट फेसबुक देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने नहीं रोका। लेकिन हाँ, आप पढ़ते पढ़ते फेसबुक यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, वो सब बेकार हो जाएगा। आप पूरे दिन किताब लेके बैठे रहोगे लेकिन कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट नाउ। आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल पाओ इन द लिमिटेड टाइम। ठीक। दूसरा कारण क्या होता है कि सर पढ़ते पढ़ते ना मेरे जैसे कई बार, अब मुझे नहीं पता कि आपका क्या सिचुएशन है, वो आपको खुद को अच्छे से पता होगी, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली सिचुएशन भी नहीं होती है। जैसे होता है कि सर फैमिली में डिस्टर्बेंस रहती है, या मैं पढ़ नहीं पाता ठीक से, या मतलब XYZ कई सारे फैमिली इश्यूज भी होते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे बताते हैं सर ये रीजन है। देखो, वो चीजें अवॉइड तो हो नहीं सकती, मैं ये तो कह नहीं सकती कि फैमिली से दूर चले जाओ, उन्हीं के साथ रहना है, सारी चीजें करनी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ना ये देखना है कि सर मैं किस टाइम पे पढ़ाई करूं कि मेरी डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी फैमिली में डिस्टर्बेंस ज्यादा है, या जैसे लोगों की ज्वाइंट फैमिली होती है, तो ज्वाइंट फैमिली में भाई काफी सारे लोग रहते हैं साथ में, चाचा ताऊ वगैरह सब रहते हैं साथ में, तो पढ़ाई का माहौल बन नहीं पाता। तो आप ये देखो कि मैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा पढ़ाई कर लूं जिस टाइम पे लेस डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब जिस टाइम पे सब सो रहे हो उस टाइम पे आप पढ़ रहे हो। ये चीजें आप मेरी बहुत ध्यान से सुनना, ये आगे जाके आपको फाइनल लेवल तक काम आएगी। मैं भी सर एक जॉइंट फैमिली में रहता था, अब नहीं रहता, पहले रहता था। तो मैं क्या करता था, मुझे पता है कि सर सब सुबह सुबह 8 बजे के आसपास उठेंगे, 9 बजे के आसपास उठेंगे, उसके बाद फिर वर्किंग आवर्स शुरू हो जाएंगे, सबको अपने ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो वो डिस्ट्रैक्शंस होंगी, उस टाइम पे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। घर भी मेरा कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घर था नहीं, एक छोटा घर था, 2 रूम सेट था हमारे पास। ठीक है, बाकी सबका था, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा थी। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के, और 4 से 8 साढ़े 8 बजे तक एक पढ़ाई का 4 साढ़े 4 घंटे का स्लॉट निकाल लेता था, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो मैं उस टाइम पे कोशिश करता था कि मेरा मैक्सिमम आउटपुट निकल जाए, और उस टाइम पे वैसे भी कोई डिस्ट्रैक्शन होती नहीं है, एक वो आउटपुट निकालता था। फिर दिन में जब सब चले गए, 2-3 बजे के आसपास का टाइम पीरियड होता था दिन का, आफ्टरनून का, उस टाइम पे थोड़ी शांति होती थी, उस टाइम पे पढ़ लेता था। फिर थोड़ा लेट नाइट प्रेफर करता था, नींद वींद जो होती थी वो मैं बीच में लेने की कोशिश करता था। तो आपको भी थोड़ा इस तरीके से देखना है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, कि किस टाइम पे आप बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो। यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन टाइम। मैं नहीं बता सकता कि आपका क्या टाइम रहेगा, वो आपको खुद निकालना है। तीसरी चीज जो सबसे बेकार चीज होती है आज के टाइम पे, कुछ लोग रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। सर ये सब चीजें बेकार है, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन एक टाइम के साथ साथ, एक किसी चीज को अचीव करने के साथ साथ। इस समय नहीं सर, इस समय सिर्फ आपको 3 महीने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर कोई रिलेशनशिप है, अच्छी बात है, दैट्स नॉट बैड थिंग, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखो कि सर इस समय आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या वो रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी है या आपकी पढ़ाई है? आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी है, और वो भी वही होनी चाहिए। तो आपको 3 महीने सब चीजें छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ, ये 3 महीने सर अच्छे से लगा दो, जी जान से मेहनत कर दो। एक बार ये 3 महीने आपने मेहनत कर ली ना, तो समझ लेना सर, आपको बस, आप बिल्कुल चेंज इंसान बन जाओगे। देखो, आपके पास तो सारी फैसिलिटीज है, आजकल सबके पास सर सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो सर जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो वर्किंग भी हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनसे पूछो सर, उनसे पूछो, 11 से 7 बजे का उनका ऑफिस है, वो ऑफिस भी देख रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ ये कॉलेज वॉलेज का थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है। तो आपके पास सारी फैसिलिटीज है, आपके पास पूरा टाइम अवेलेबल है, तो आपको सर अब लग जाना है। देखो, जब फेलियर होता है ना, तो फेलियर होने से सिर्फ हमें तो दुख होता ही होता है, लेकिन आपसे ज्यादा दुख आपके पेरेंट्स को होता है। वो शो नहीं करते हैं। वो क्यों शो नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने अपना दुख आपके सामने शो किया, तो सर उससे आप बहुत ज्यादा और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो वो आपके सामने कभी शो नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको क्या करेंगे, कंसोल करेंगे कि भाई ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे अच्छे से मेहनत करके दे देना, या जो भी कमी है उसको नेक्स्ट टाइम पे इंप्रूव करके दे देना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन सर इंटरनली आपको नहीं पता उनको कितना दुख होता है, क्योंकि आप ये देखो, आपकी पढ़ाई में उनका पैसा लग रहा है,
उनका टाइम लग रहा है, उनकी उम्मीदें हैं जिसको आप अचीव नहीं करवा पा रहे हो, तो सर आपको उनकी एक बार नजरों में देखकर, जब भी पढ़ाई में मन ना लगे, पढ़ाई से मन हटे या लगे कि ये बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, एक बार उनके बारे में सोच लेना, एक बार उनके बारे में सोच लेना, आप कभी थकोगे ही नहीं। आपको हमेशा रहेगा कि हाँ यार अब तो कुछ करके दिखा। बात समझ रहे हो मेरी? तो प्लीज बी स्मार्ट, बी मेच्योर। अब आप थोड़ी जो बचकानी हरकतें होती है ना उनको छोड़ दो, थोड़ा अपने अंदर मेच्योरिटी लेके आओ और सर लग जाओ। ठीक, पहले मैं एक एक करके एक बच्चे से बात करना चाहूंगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था अपने माइक और कैमरा ऑन कर लो, मुझे एक एक बच्चे से पर्सनली बात करनी है, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं विद, और देखो घबराना नहीं है, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं सब फेल हो चुके हैं, ठीक, तो सब खुल के अपनी दिक्कत बताएंगे, खुल के दिक्कत बताएंगे। आपको नहीं घबराना किसी से कि सर मैं अभी शेयर करूं या बाद में पर्सनली शेयर करूंगा, कुछ नहीं होता सर। पर्सनल जितना आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लेके आओगे ना, उतना आप लाइफ में कुछ ना कुछ ज्यादा अचीव कर पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। तो जो भी बात है, जो भी दिक्कत है सर बताओ, खुल के बताओ, सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं आपका बैठा हूं, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। स्टार्टिंग विद दिव्यांश। दिव्यांश बताओ बेटा क्या दिक्कत है? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मेरे मतलब मैथ्स में ही बहुत कम और बहुत गंदे थे मतलब, और मेरे को पेपर भी बिल्कुल समझ नहीं आया था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था वहां पे मैं। तो मैथ्स की वजह से आपकी दिक्कत रही? बाकी यस सर। और और अगर मैं लॉ में मतलब थोड़ी और मेहनत करता तो उसमें भी आ सकते थे, मतलब थोड़ा और अच्छे से पढ़ के जाता तो हो जाता। ठीक बट है, मैथ्स में बिल्कुल ब्लैंक था मैं वहाँ पे। मैथ्स में ब्लैंक थे, ठीक है, ओके। और कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत कि पढ़ने में मन नहीं लगता, या अभी इस समय क्या सिचुएशन है कि मतलब क्या लग रहा है कि सर कोई ऐसी थॉट्स आ रही है मन में कि अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या मतलब कुछ जनरल चीजें बताओ मेरे को। सर ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में भी सब सही है, मतलब सारे कोऑपरेटिव हैं। और बाकी पढ़ने में भी दिक्कत आती नहीं है, बट मैथ्स में ये है थोड़ा डर सा लगता है, अच्छा, मैथ्स पढ़ते हो बेटा? इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा मैथ्स में एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आ गया मेरे पास कि सर मैथ्स की सिचुएशन को डील करना है, अभी मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हर्ष जैन। हर्ष जैन बताओ। हाँ जी, हर्ष जैन। नेक्स्ट बताओ फिर महक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ना इंडिविजुअल तो हो गया था, बाकी ओवरऑल में कम रह गए थे मार्क्स, वो भी ना आई थिंक लॉ की वजह से। एंड इको में भी कम रह गए, मतलब इको में मैं करके आई थी अटेम्प्ट, बट कम रह गई इको में। मतलब आपका एग्रीगेट रह गया था? यस सर, एग्रीगेट रह गया था। ठीक है, कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत होनी होती? सर ऐसा तो नहीं होती, बट अभी ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। अभी मैंने 2 दिन में अकाउंट्स तो उठाई, अकाउंट्स मैंने कंसाइनमेंट किया है, एंड लॉ में अमेंडमेंट आया है तो उसकी भी नई बुक मंगा ली है, तो अब लॉ भी कल से स्टार्ट कर दूंगी, बट कैसे स्टार्ट करूं ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो तो मैं बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे करना है। उसके बाद मुस्कान। मुस्कान आप बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मेरा परफेक्शन नहीं आ पा रहा। अच्छा, हर एक सब्जेक्ट में? यस सर। ठीक है, और कुछ जनरल दिक्कत पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कुछ भी एक्स वाई जेड? एनवायरनमेंट से है, एनवायरनमेंट से है तो प्रॉब्लम होती है सर। मतलब जैसे कि कुछ बताओ, किस टाइप से प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? भाई शोर शराबे में पढ़ाई होती है, जैसे रात के वक्त ही पढ़ती हूँ वैसे तो मैं, हम्म। बट फिर भी परफेक्शन नहीं आ पा रही। ठीक है, शोर शराबे का सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया। देखो, शोर शराबा आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनकंट्रोलेबल चीज है, ये आपके हाथ में नहीं है। आपको क्या करना है,
आपको वो टाइम पिक करना है जिस टाइम पे माहौल थोड़ा शांत हो, और उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई निकालनी है। सुबह का टाइम अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा माहौल शांत होता है, तो सुबह 4-5 घंटे की स्टडी निकाल लो। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा आपको, अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इंसान जब सेक्रीफाइस करेगा तभी उसे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हो सकता है आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़े, लेकिन निकालो। अगर आपको लगता है कि सर दिन के टाइम पे मतलब 7-8-9 बजे के बाद थोड़ा शोर शराबा हो जाता है, या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, डिस्टर्बेंस होती है, नहीं पढ़ाया जाता, तो उससे पहले पढ़ो ना 4-5 घंटे। सुबह सुबह 4-4 बजे उठ के पढ़ो, उसके बाद आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रात को शांति मिलती है आपको, रात को पढ़ो, या कुछ ऐसा टाइम बनाओ कि रात को 11-12 बजे से पढ़ने बैठो, और उसके बाद 3-3 4-4 घंटे के 3-4 स्लॉट ही निकाल दो, और दिन टाइम पे सो जाओ। सर दिन में ऑफिस है। दिन में ऑफिस है, ठीक है। देखो, थोड़ा बहुत उस चीज में आपको मैनेज करना पड़ेगा, या तो कुछ ऑफिस से भी फिलहाल के लिए कुछ लीव ले लो, या कुछ ना कुछ देखो एडजस्टमेंट करनी ही तो पड़ेगी। अगर ऑफिस है तो ऑफिस के टाइमिंग्स देखो, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपके ऑफिस के? 10 to 6। 10 to 6 रहते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा आपको यहाँ पर और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपका ऑफिस भी चल रहा है। दैट वेरी गुड कि आप ऑफिस ज्वाइन कर रखा है आपने, सो दैट आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो आप क्या करो, सुबह सुबह पढ़ के जाओ, और 6 बजे आने के जी। बाद सो जाओ सुबह, क्योंकि सुबह जल्दी उठोगे तो नींद भी आएगी। तो 6 बजे ऑफिस से आते ही ना आप कुछ खा पी के सो जाओ, 2-3 घंटे सो जाओ, 9 बजे के बाद उठ के फिर दोबारा पढ़ने लग जाओ, सो दैट जी। आपकी नींद जो होगी वो ऑफिस से आते ही 3 घंटे की नींद, अगर आप 2 से 3 घंटे की आपने नींद ले ली, तो आपको थोड़ा फ्रेश फील करेगा, और आप उसके बाद रात को पढ़ सकते हो, और सुबह पढ़ना पड़ेगा आपको। थोड़ा इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एग्जाम आने लग जाए, तो एग्जाम से कम महीना भी, 1 महीना या कम से कम 20 दिन की आपको छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, ओके सर। ठीक है ना। तो उसके लिए आज से ही आप अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट आता है थैंक यू। हाँ जी, निखिल। निखिल, चलो, जो जिसका कुछ माइक या कैमरे में इशू आ रहा है कोई बात नहीं। राधिका। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी कमी कहाँ आ रही है। मतलब एज सच कोई सब्जेक्ट का इशू नहीं है, इन्वायरमेंट इशू नहीं है, बट स्टिल क्लियर ही नहीं हो रहा। मतलब मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कि पढ़े तो जा रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे अब मैं कोई कॉन्सेप्ट उठाऊं तो मुझे वो पता है कि मेरे को वो आता है, मैं हम्म उसकी प्रैक्टिस भी करती हूँ तो वो हो भी जाता है। हम्म ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हो नहीं रहा, बट स्टिल एग्जाम टाइम पे या तो नर्वसनेस कह सकते हो या कोई भी इशू हो, बट वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तो देखो, नर्वसनेस का मतलब तो यही हुआ ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आया, कि पढ़ तो लिए चीजें लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया। नर्वसनेस तो तभी होती है। चलो, उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करें, कि अपना एंग्जाइटी ना रहे। एंग्जाइटी से हो जाती है आपको, कि वो एंग्जाइटी खत्म करनी है, ठीक है। इसके ऊपर भी आता हूँ मैं। निखिल यादव, माइक चल गया तो बताओ बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बताओ। सर मेरे लॉ में रह गया था 2 नंबर से। ठीक है, तो लॉ को भी डील करते हैं। अगर कोई जनरल दिक्कत, पढ़ने से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी दिक्कत सर वैसे तो मेरी जॉइंट फैमिली में हूँ मैं, तो फिर शोर वोर तो रहता ही है। हाँ, तो मैंने पहले ही बता दिया, शोर वोर अगर रहता है तो आपको वो टाइम चूज करना पड़ेगा जिस टाइम पे शोर कम हो, पढ़ाई ज्यादा कर सके हो। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत से लोग जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से भी फेल हो जाते हैं। ये समझो मेरी बात, ये सच्चाई है। मैं भी एक बार इंटर में इसी वजह से रह गया था, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, शोर ही इतना होता था। पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते कभी कोई कजन आ गया, कभी चाची आ गई, कभी चाचा आ गया, मतलब कुछ ना कुछ देखो रहती हैं। आप उनको मना तो कर नहीं सकते, कितना उनको अवॉइड करोगे, यस सर। ठीक है ना। यस सर, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। हाँ, तो उन चीजों को आप मना तो कर नहीं सकते, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो आपको वो भी चीज देखनी है। लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट।
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो रिलेशंस भी रखने हैं और आपको पढ़ाई भी करनी है। तो आपको वो टाइम चूज करना है कि सर जिस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस कम हो, और दैट इज द बेस्ट टाइम कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ो और लेट नाइट पढ़ो, कि सर सुबह सुबह जितना आउटपुट निकाल सकते हो निकाल दो, क्योंकि उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस होगी नहीं। दिन में अगर होगी भी तो ठीक है सर, सबको पता है कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी होती है, सारी चीजें, तो मतलब एक ना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नहीं तो मैं आपको, ठीक है आपको लगेगा कि सर ऐसे बोल रहे हो रिलेटिव्स के बारे में, लेकिन सबको पता है सर रिलेटिव्स कैसे होते हैं। आप ज्यादा दिन के टाइम पे मतलब पढ़ रहे हो और रिलेटिव्स आपको देख रहे हैं और आप उनको बार बार बोलो कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब, वो पता है आपको, फिर उसके बाद फेल होने के बाद वही सबसे ज्यादा टोंट कसते हैं आपको। वो कहेंगे ये तो पूरा दिन पढ़ता रहता था लेकिन फिर भी फेल हो गया। वो फिर चुभती है चीजें, वो फिर चुभती हैं, आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को चुभती हैं। पूछना उनसे आप एक बार, वो कहेंगे कि आपका बच्चा तो पूरा दिन पढ़ता रहता था फिर भी फेल हो गया। ये जब अगर लाइन सुनने को मिलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कितना बुरा लगता है। आपको तो ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को लगेगा बुरा। तो ये चीजें होती हैं, दिस इज नेचुरल थिंग। तो उसको आपको अवॉइड करना है, और अवॉइड करने का यही तरीका है सर। कहते हैं ना, आपने सुनी होगी एक कहावत सी होती है ऐसी, कि जो काम शांति में होता है, मतलब साइलेंस में अगर कोई चीज करोगे तो वो एकदम से फट के निकलती है, मतलब एक्सप्लोड होती है। अगर कोई चीज के ऊपर साइलेंस में या शांति में या आइसोलेशन में उसके ऊपर काम हो रहा है तो वो एकदम से चमक के निकलेगी या एकदम से बर्स्ट हो जाएगी। तो आपको वैसा बनना है, आपको किसी के सामने शो नहीं करना, और आप अपना चुपचाप पढ़ाई करो। उस टाइम पे पढ़ाई करो जिस टाइम पे कोई ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और एकदम से आप क्लियर करके निकलोगे तो देखना कि क्या प्राउड मोमेंट रहेगा आपका भी, आपके रिलेटिव्स का भी, आपके पेरेंट्स का भी। तो ज्वाइंट फैमिली का तो यही सॉल्यूशन है। उसके बाद सार्थक गुप्ता। सर लॉ में थोड़ा थ्योरी याद करने में प्रॉब्लम होती है। लॉ की थ्योरी याद करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोई एनवायरमेंट रिलेटेड इशू? सर वो नहीं है कुछ भी। वो नहीं है, ओके ठीक है। लॉ का देखते हुए तन्मय अग्रवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ऐसी दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस कम रह गई थी। प्रैक्टिस कम रह गई थी, ठीक है। कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और वो प्रैक्टिस भी मेरी शायद इसलिए कम रह गई थी क्योंकि लेट ज्वाइन किया था मैंने काफी। अच्छा ठीक है, चलो मैं उसको भी डील करता हूँ। एक मिनट का मुझे टाइम दो, एक्चुअली ना 2-3 बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे वेबिनार। एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना। चलो भाई, तो आई थिंक मैंने सबसे बात कर ही ली। किसी का अगर रह गया हो तो, या किसी को कुछ बोलना है तो बता दो, फिर मैं अपने पे आता हूँ। अब देखो मेरी बात, चलो मैंने आपकी मोटा मोटा सारी बातें देख ली, सारी दिक्कत परेशानी देख ली है, तो कि क्या क्या दिक्कत आप फेस कर रहे हो। तो कुछ बच्चों ने मैथ्स बताया, कुछ बच्चों ने लॉ बताया, कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस की कमी बताया, कुछ ने कॉन्फिडेंस बताया, और कुछ का जॉइंट फैमिली वाला इशू रहा कि सर डिस्टर्बेंस रहती है। तो उसका तो सॉल्यूशन यही है कि यू हैव टू पिक अ टाइम, कि जिस टाइम पे आपकी सबसे ज्यादा पढ़ाई हो सके। वही तो देखो, वही आपका स्मार्ट तरीका है, और कुछ तरीका उसका तो हो ही नहीं सकता। अब आते हैं थोड़ा कोर्स के ऊपर। तो अभी हमारे पास ज्वाइन किया है अनन्या।
अनन्या मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एक एक स्टूडेंट से बात कर रहा था कि किस किस को क्या क्या डिफिकल्टी फेस हो रही है वाइल स्टडिंग। तो अभी सबने बताया कि किसी ने सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताया और किसी ने जनरली भी बता दिया कि भी डिस्टर्बेंस वगैरह होती है या पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं बन पाता। तो आप बताओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम रहती है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरी कोई ऐसी बेसिक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, जेन्युइनली मेहनत करी थी, बट मैथ्स में नहीं हो पाया। आई डोंट नो व्हाई बट नहीं हो पाया मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स So- का आपका मेनली मैथ्स का इशू है। यस सर, बाकी सब में तो ठीक नंबर आए हैं मेरे, इतने खराब नहीं आए हैं ओवरऑल, बट मैथ्स की वजह से शायद रह गई मैं, मतलब ऑब्वियसली रह गई। ठीक है, और कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं, कोई एनवायरनमेंट का इशू या कुछ पढ़ाई में डिस्टरबेंस डिस्ट्रैक्शंस कुछ ऐसा कुछ? नो सर, वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बट मैथ्स की वजह से मेरा रिजल्ट हो गया, इफेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब सुनना ध्यान से। देखो, फाउंडेशन लेवल पे 4 पेपर है आपके, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। देखो, दोबारा मैं आपको ये बोलूंगा, चारों सब्जेक्ट के पीछे मत भागना, चारों सब्जेक्ट के पीछे मत भागना। 2 पेपर चूज कर लो जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से पेपर चूज करने हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट पेपर रहते हैं, दैट इज योर अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। मेरे पर्सनल यही फेवरेट रहते हैं कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, ये आपके सबसे ज्यादा मेन पेपर होते हैं। इसमें तो आप चाहो तो सर 90 प्लस भी स्कोर करके चल सकते हो इको और अकाउंटिंग में। अभी आपको लगेगा सर अकाउंट्स में इतने ज्यादा मार्क्स तो आए नहीं, हमें उम्मीद ज्यादा थी। उसका एक कारण है, इंस्टीट्यूट ने इस बार अकाउंट्स के पेपर की जो चेकिंग करी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करी है, इसलिए बच्चों के अकाउंट्स में इस बार कम रह गए। नहीं तो 80-90 मार्क्स लाना अकाउंट्स में इज नॉट अ बिग डील। लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अकाउंट्स को लेकर काफी टाइट था, सब बच्चों का टाइट था। तो एक एवरेज देखा जाए तो 60-70 मार्क्स के आसपास आ रहे थे। लेकिन इकोनॉमिक्स में उन्होंने अच्छे नंबर दिए, इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर दिए, तो इको में बच्चों के अच्छे नंबर आए, इको में आए हैं बच्चों के 70-80 मार्क्स में आए। तो दोबारा मैं यही चीज बोलता हूँ कि अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, इनको तो सर आप छोड़ना ही मत बिल्कुल भी, इनको तो बहुत अच्छे से कर लो, बहुत भी और भी अच्छे से कर लो, क्योंकि आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो अच्छे से। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो एक भी कमी मत छोड़ना। पहले मैं अकाउंट्स में बोल देता था कि लाइक एनपीओ का चैप्टर या पार्टनरशिप में से कोई भी एक अच्छे से कर लो, एक को थोड़ा लाइट रख सकते हो। लेकिन अब सेकंड टाइम में आपको ये नहीं बोलूंगा, अब मैं आपको बोलूंगा सब कुछ करना है। अब आपको कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि अब आपके पास टाइम है, दूसरी बार पढ़ रहे हो आप, तो आपको एक भी चीज में कमी नहीं छोड़नी है, अकाउंट्स में तो खासकर। सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें बीसीके का 50 नंबर का पेपर होता है, बेहद आसान पेपर है वो, और बची 50 मार्क्स की इकोनॉमिक्स है, वो भी इजी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों पेपर तो आप सबसे बेस्ट तरीके से कवर करके चलो। उसके बाद जो आती है वो आती है सर लॉ और मैथ्स की बारी। इनमें मैं आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन दोनों को कवर करके चल सकते हो। मुझे पहले ये बताओ, क्या आपको अकाउंट्स और इको की स्ट्रैटेजी की जरूरत तो नहीं है, या इनमें भी चाहिए कि सर इनका भी कुछ बता दो कि कैसे करना है? बताओ जल्दी बताओ सारे। नो। हाँ, तो क्योंकि मुझे लगता है कि सर मोस्टली बच्चा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स कर लेता है, ठीक। बाकी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए अकाउंट से रिलेटेड तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। बाकी यही है कि आपको सबको आपको अच्छे से पता है कि सर कौन कौन से चैप्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है। जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं नाम लूं तो लाइक आपका कंसाइनमेंट हो गया, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स हो गया, एनपीओ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, ये सब चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे तो पहले फोकस करो। उसके बाद जो आपके सेकंड लेवल के चैप्टर, चलो मैं आपको एक कैटेगरी दे देता हूं, ये नोट करते रहना। अकाउंट्स में आपको कैटेगरी देता हूं कि ए चैप्टर कौन से हैं और बी कौन से और सी कौन से हैं। तो ए चैप्टर में लिखो, अकाउंट्स की अगर बात करें तो ए चैप्टर में आपका आता है कंसाइनमेंट, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इनको कर देना ए कैटेगरी में। एनपीओ, पार्टनरशिप, ये आपके ए कैटेगरी के चैप्टर बनते हैं। इसमें कोई और अगर मैं ऐड करना चाहूं तो एक आप इसमें बीआरएस और ऐड कर सकते हो।
ये मैंने ए कैटेगरी इसलिए डाली है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। कोई भी पेपर है आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इन चैप्टर में से क्वेश्चन ना आया हो। हमेशा कंसाइनमेंट का क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा फाइनल अकाउंट्स विद रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन अलग से भी मिल जाता है, एनपीओ का क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, पार्टनरशिप हमेशा मिलेगा, बीआरएस हमेशा मिलेगा। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। और इन्हीं में से अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 10 नंबर ये, 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 मोटा मोटा 50 नंबर तक का पेपर आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो 50 नंबर के लिए आपके ये चैप्टर हैं, इनको सबसे पहले फोकस करके चलो, इनको सबसे पहले आप कवर करके चलोगे। ए कैटेगरी के चैप्टर्स हैं आपके। उसके बाद अगर मैं बात करूं बी कैटेगरी, बी कैटेगरी मींस थोड़ा सा स्लाइट इंपॉर्टेंट, मतलब इससे थोड़ा सा कम लेवल पे जो आते हैं चैप्टर, उसमें छोटे छोटे चैप्टर मैं पिक करूंगा, लाइक एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इन्वेंट्री, और आप डाल सकते हो इसमें डेप्रिसिएशन। ये आपके बी कैटेगरी के चैप्टर बनेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता। जैसे एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स, और यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड कर लो, बीओई। तो एडीडी, एसी और सेल ऑफ गुड्स, इन तीन में से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक वो नहीं पूछता। इन्वेंट्री आ भी जाता है, नहीं भी आता। डेप्रिसिएशन भी कभी आता है, कभी नहीं आता। सेम गोस फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आता है या नहीं आता। तो ये आपकी कैटेगरी बी के चैप्टर है जो आपको सेकंड लेवल पे करके चलने हैं। और लास्ट आती है आपकी कैटेगरी सी, जिसमें आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं, जिसके पूछने के चांसेस कम ही रखते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपका ये इंक्लूड नहीं किया, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, ये भी आप कैटेगरी ए में डाल देना। ये लो 15 नंबर ये हो गए, तो ये देखो 50 भी नहीं 65 पहुंच गया, तो 65 मार्क्स। तो इनको सबसे पहले आप कवर करके चलोगे। और सी कैटेगरी में जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं वो आ जाएंगे, जिसमें आपके बेसिक चैप्टर्स आते हैं। बेसिक में आ गया जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडी बुक्स। मतलब ये तो वो चैप्टर है कि जो आपने नहीं भी पढ़े तब भी कर लोगे आप, ये उस टाइप के चैप्टर हैं। और भी अगर आपका कोई चैप्टर बचा हो तो वो कैटेगरी सी में डाल देना। थ्योरी हो गई, लास्ट में करके चलना। थ्योरी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर ही रखे हैं, उन्हीं को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स अगेन कैटेगरी ए में आता है, लेकिन ट्रू फॉल्स कहीं से आप, ये नहीं है कि ट्रू फॉल्स की लिस्ट मिल जाए आपको और उसको याद कर लो, वो याद करने का तरीका नहीं है। ट्रू फॉल्स के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ो, तो आपके ट्रू फॉल्स हो जाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा तो ट्रू फॉल्स एक भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रू फॉल्स कोई याद करने वाली चीज नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। और आपने देखा भी होगा, पेपर आपने देख लिए, तो ट्रू फॉल्स क्या पूछता है, वो कॉन्सेप्चुअल पूछता है। हेलो हेलो, वॉइस नहीं क्लियर मेरी? मैसेज आया बच्चे का कि वॉइस क्लियर नहीं है। सर क्लियर है। क्लियर आ रही है ना? क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये आपको कैटेगरी लिस्ट आउट करनी है। बाकी कोई चैप्टर रह गया हो तो आप अकॉर्डिंगली देख लेना। मैंने मेजरली आपको बता दिया कि कैटेगरी ए के चैप्टर ये बनते हैं, कैटेगरी बी में आपके ये वाले चैप्टर आते हैं, और कैटेगरी सी में ये आते हैं। इसी ऑर्डर में करना है आपको। पहले आप ये चैप्टर करके चलना। एक बार अगर आपने ये चैप्टर ले लिए ना, 65 मार्क्स आपके पक्के। फिर आप कैटेगरी बी पे आओगे, फिर कैटेगरी सी पे जाओगे। समझ गए अकाउंट्स का तरीका? दूसरी चीज कि सर बुक कौन सी रेफर करनी है, किस किताब में से हम पढ़ें। किताब कोई भी रेफर नहीं करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या रेफर करोगे, ICAI का स्टडी मटेरियल, ICAI स्टडी मटेरियल, बस। इसके अलावा कोई किताब नहीं। मेरी बुक करनी है नहीं करनी ऑप्शनल है, क्योंकि मेरी बुक में ICAI का स्टडी मटेरियल कवर है। अच्छा, अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ICAI की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो मई 2021 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मैं आपको वेबसाइट यहाँ खोल के भी दिखा देता हूँ, आई होप आपने देखा भी होगा शायद। ये देखो, वेबसाइट पे जाओगे और स्टूडेंट्स टैब में गए, नॉलेज पोर्टल में गए, फाउंडेशन कोर्स में गए, उसके बाद ये अकाउंटिंग पे आपने क्लिक किया, तो इसमें क्या आ रहा है, देखो स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर May 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। अब आपके लिए ये स्टडी मटेरियल रेलेवेंट है, कोई कोर्स में चेंज नहीं है, कोर्स वही है जो पहले था। सिर्फ क्या करा है इन्होंने, हर एक चैप्टर में एक एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर रखे हैं। ठीक, तो वो आपको करके जाने हैं। ठीक, जैसे कोई भी मैं रैंडमली चैप्टर खोल लेता हूँ, जैसे BRS खोल लिया मैंने, तो अभी मेरे को एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। तो ये BRS का चैप्टर है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया है या नहीं किया है। मिलेगा आपको, कुछ चैप्टर्स आप देखोगे ना तो आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा। तो बस कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल अब लेटेस्ट वाला रेफर कर लेना जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, नहीं तो ICAI का जहां से आपने फाउंडेशन के टाइम पे बुक्स ऑर्डर करी थी,
वहां पर आप स्टडी मटेरियल परचेज भी कर सकते हो, आप ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो, लेकिन वो ऑर्डर करने में वो हफ्ता 10 दिन कम से कम लगा देते हैं। इट्स बेटर कि यहाँ से डाउनलोड करके कहीं बाहर से प्रिंट निकलवा लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक, बाकी आप देख लेना, लेकिन रेफर करना लेटेस्ट वाला ही स्टडी मटेरियल। ठीक, पहले तो यही आपको प्रेफरेंस रखनी है कि ICAI का स्टडी मटेरियल कवर होना चाहिए May 21 का, सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर होने चाहिए। अब आपके पास पूरा पूरा टाइम है, एक एक क्वेश्चन करके देखोगे। अब आपके पास वो ऑडिट का टाइम नहीं है कि सर कोई क्वेश्चन कर लिया कोई छोड़ दिया। स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यू हैव इनफ टाइम, बहुत टाइम है, आराम से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम मई की बजाय जून में हो, ऐसा हो सकता है, मैं अभी कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन चांसेस हैं ऐसे कि मई की बजाय वो जून में ले एग्जाम। लेकिन अभी आप इसको फोकस मत रखना, आप मई ही मान के चलो। तो आपको ICAI का स्टडी मटेरियल अच्छे से करके जाना है। एक बार ये कर लोगे, फिर उसके बाद रिवीजन के टाइम पे जो ICAI के RTBs आते हैं वो RTBs करने हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देखने हैं, वो सब चीजें बात की बात है, लेकिन पहले आप स्टडी मटेरियल कवर कर लेना अच्छे से। ठीक, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर अकाउंट्स। और कॉन्सेप्ट्स, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन करना। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन मत करने लग जाना, वो कुछ नहीं समझ में आएंगी चीजें। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना, देखना है कि कौन सा चैप्टर मेरे को डिफिकल्ट लगता है या कौन से चैप्टर में मुझे दिक्कत आती है। जैसे अगर मान लो आपको NPO में दिक्कत आती है, या NPO आप ठीक से पढ़ के नहीं गए थे, तो NPO से ही शुरुआत कर लो। या आप कंसाइनमेंट ठीक से नहीं पढ़ के गए थे तो कंसाइनमेंट से ही शुरुआत कर लो। मतलब आपको कोई भी चीज अब छोड़नी नहीं है, एक एक चीज अच्छे से करके जाओगे तब 90+ पे पहुंचोगे। और इस बार अकाउंट्स में 90+ आप लोगों को खासकर लेके आने हैं, ये अपने आप से पहले ही प्रॉमिस कर लेना। ठीक है, हाँ जी। तो ये तो थी अकाउंट्स की बात, अब आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। इको में आपको क्या देखना है, इको में भी सर वही चीज है, स्टडी मटेरियल रेफर करना अच्छे से, स्टडी मटेरियल में कुछ नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो ये दो सब्जेक्ट आपको फोकस रखने हैं फॉर 80 to 90, 80 से 90 नंबर आपको इन्हीं दो पेपर में लेकर आने हैं। मतलब देखो, अब आपको ना थोड़ा सा अपने आप को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब आप, एक मिनट ये म्यूट, देखो अब आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे अब फाउंडेशन पास करना है, लेकिन वो पास ऐसे नहीं पास करना, अच्छे नंबरों से पास करना है। और अच्छे नंबर मेरी नजर में होते हैं 300+, 400 में से 300+ अगर आप नंबर लेके आते हो दैट इज द अच्छे नंबर, और इसी नंबर से पास करोगे अब आप। और ये पास करने के लिए दो पेपर में सर 80-80 कंफर्म कर दो, मतलब 160 से 170 नंबर तो आपको अकाउंट्स और इको में ही लेकर आने हैं। बात समझ रहे हो, अकाउंट्स और इको में ही आपको 160 से 170 नंबर के आसपास लेकर आने हैं। और बाकी जो आपके बैलेंस बचते हैं, बैलेंस बचेंगे आपके 130-140 नंबर, वो आप किस में लेके आओगे, अदर 2 में, लॉ एंड मैथ्स में। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर दोगे, 300+ चाहिए मुझे किसी भी हालत में आपके। चलो जी, तो ये होगी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की बात, ये नोट कर लेना, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के चैप्टर्स। अब पकड़ते हैं सर लॉ की कंफ्यूजन को, लॉ की दिक्कत को दूर करते हैं कि सर लॉ का क्या करें। लॉ के साथ आपका एक BCR जुड़ा होता है। ठीक है, इफ आई एम करेक्ट तो मेरे ख्याल से वेटेज यही रहती है, 60 मार्क्स लॉ, 40 मार्क्स BCR, यही रहता है ना, या 50-50 रहता है, शायद 60-40 होता है। यस सर, यही रहता है। हाँ 60-40 रहता है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसकी प्रॉब्लम को दूर करना है। सर देखो, इसकी प्रॉब्लम दूर बड़ी आराम से हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ी इस पेपर में मेहनत चाहिए। क्या मेहनत चाहिए, BCR को बच्चा कर देता है इग्नोर, आपने भी किया होगा,
इग्नोर क्या किया होगा? इग्नोर मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपने सोचा होगा सर बीसीआर इंग्लिश का पेपर है ना, ये तो हो जाएगा, ये तो बाद में कर लेंगे, या इसको जब टाइम लगेगा कर लेंगे, मतलब एक ज्यादा सीरियस नहीं होंगे इस पेपर को लेकर। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। इसमें भी आपको मेहनत चाहिए, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर पेपर है ये, राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उस इंग्लिश के ऊपर वर्क करो, बहुत जरूरी है चीज। थ्योरी पेपर को पास करने के लिए आपको अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हिंदी मीडियम के भी बच्चे आते हैं, सीए कर रहे हैं, तो इंग्लिश पे आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत चाहिए भाई, साफ सीधी बात ये है। तो इस पेपर को बीसीआर को इग्नोर नहीं करोगे, राइटिंग स्किल्स पे काम करोगे, और 40 में से कम 25 से 30 नंबर, 25 से 30 नंबर तो इसी पेपर में स्कोर करोगे, 25 to 30, अगर आपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव अच्छे से कर लिया तो। उसके बाद आती है 60 मार्क्स की लॉ। लॉ में आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे ख्याल से चैप्टर्स में लिख रहा हूं शायद यही है, कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है, और पार्टनरशिप है, एलएलपी है, और कंपनीज एक्ट है। आई थिंक यही है बस 5 एक्ट, बता यस सर। यही 5 एक्ट है, ठीक है। जिसमें से भी आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है, इसका कंटेंट बड़ा है, और इसमें से वेटेज भी मेरे ख्याल से 20-25% की वेटेज इसी में से ही बनती है, ठीक। उसके बाद आपके ये सब आपके छोटे छोटे एक्ट है, थोड़ा सा पार्टनरशिप बड़ा रहता है, लेकिन इन सब की वेटेज इक्वल है। तो आपको क्या करना है, बच्चा गलती क्या करता है लॉ में, शुरुआत ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कर दी। अगर शुरुआत ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कर दोगे, बड़े एक्ट से पढ़ना शुरू कर दोगे, तो सर इंटरेस्ट डेवलप होगा ही नहीं, आप बोर होने लग जाओगे, आपको बोरिंग फील होगा। क्यों बोरिंग फील होगा? मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों को बोरिंग ऐसे फील नहीं होता कि समझ में नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी जनरल लॉ, बहुत जनरल एक्ट है, वो पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा होता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको लगेगा अभी तो मैंने सिर्फ एक ही एक्ट किया है, या मैं पहले एक्ट पे हूं, अभी तो सारे रखा हुआ है। नहीं, आपको शुरुआत करनी है छोटे छोटे टॉपिक से, छोटे छोटे टॉपिक्स में, जैसे एलएलपी छोटा सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट ये छोटा सा एक्ट है, इनको सबसे पहले खत्म कर दो, और फिर आप आओ, फिर आप अगर आप कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सेल ऑफ गुड्स कर लो, पार्टनरशिप कर लो, या फिर आप अपना ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग किससे करोगे? एलएलपी और कंपनीज एक्ट से। ऐसे स्टार्टिंग मत करना कि कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, फिर सेल करूंगा, फिर पार्टनरशिप, फिर एलएलपी, फिर कंपनी, फिर लॉ आपकी कंप्लीट नहीं होगी, फिर आपको डर लगेगा उसमें। तो पहले उठा लो छोटे छोटे पेपर्स, छोटे छोटे लॉ, ठीक। लॉ में एक और चीज ध्यान रखना कि सर लॉ में चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस, हमें लिखने की आदत नहीं है। एक तो आप क्या करो, पढ़ते पढ़ते ना शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डाल लो, शॉर्ट नोट्स। दिस इज अ वेरी गुड हैबिट जो आपको अभी से अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी अगर ये चीज इनकॉर्पोरेट कर ली तो आगे इंटर और फाइनल तक जाते जाते आपकी ऑटोमेटिकली हैबिट क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। और वंस यू हैव डेवलप्ड दिस हैबिट, तो आपको आगे थ्योरी सब्जेक्ट में कभी डर नहीं लगेगा, एक मतलब बोरियत क्रिएट नहीं होगी। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल सी चीज है, आप बुक को उठा के पढ़ते रहोगे, एक टाइम पे आपको क्या होगा, सर माइंड थक जाएगा, नींद आने लग जाएगी। लेकिन आप बुक पढ़ते पढ़ते आपका हाथ चलता रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर आपको इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। तो आप क्या करो, आपने शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालो। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो आपने कुछ सेक्शन पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसको एक शॉर्ट नोट फॉर्म में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखो, लेकिन लिखो जरूर। एक डायग्राम फॉर्म में बनाना चाहते हो, एक डायग्राम फॉर्म में बनाओ, मतलब इस तरीके से बना लो कि आपको कल को जब रिवीजन करना पड़े तो आपको वो पूरी बुक ना उठानी पड़े, आपका सिर्फ शॉर्ट नोट्स को देख के आपके दिमाग में सारी चीजें रिकॉल हो जाए। इस तरीके से आपको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ के चलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी फॉर द थ्योरी पेपर, स्पेशली लॉ, क्योंकि लॉ में प्रोविजंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे। इसका कोई ये नहीं है कि सर आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, याद तो रखने पड़ेंगे ना। याद रखने का तरीका क्या है? शॉर्ट नोट्स। आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। और जब भी आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई भी एक्ट आपने पूरा कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस देखो कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस निकालो। आपके पास जो भी बुक होगी, रमन सर से पढ़े हो तो रमन सर की बुक होगी, उन्होंने क्वेश्चंस डाल रखे होंगे, नहीं तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चंस देखो, केस स्टडीज देखो कि कैसे केस स्टडी पूछी जाती है, और केस स्टडी के साथ साथ इंस्टीट्यूट का आंसर भी देखो। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको केस स्टडी के साथ साथ जो आंसर देखना है, सॉल्यूशन देखना है, वो सॉल्यूशन आपको आईसीएआई का ही देखना है।
किसी भी टीचर का सॉल्यूशन देखो, मैं ये नहीं कह रहा वो सॉल्यूशन गलत होगा, वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो जो सॉल्यूशन हो वो टीचर की अपनी लैंग्वेज में हो, अपने एनालिसिस में हो। लेकिन सर इंस्टीट्यूट थ्योरी पेपर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ये रहता है, वो कहता है कि मेरे को मेरी लैंग्वेज चाहिए। इंस्टीट्यूट ये नहीं कह रहा आपको कि आप वो लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट कर दो, वो तो हो ही नहीं सकती, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट वो ये कहता है कि जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं आंसर में, वो वर्ड आपके आंसर में भी होने चाहिए, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे लॉ में। तो आपको आंसर्स याद नहीं करने, रटने नहीं है, सिर्फ उनके आंसर्स को पढ़ना है कि इंस्टीट्यूट क्या लिख रहा है और आप क्या लिख रहे हो। पहले आप अपना आंसर ड्राफ्ट कर लो और फिर आप अपने आंसर को इंस्टीट्यूट से कंपेयर करो और फिर देखो कि भाई दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कि आपका आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा। ये आपको लॉ के लिए फॉलो करना पड़ेगा। करने का तरीका वही है कि सर आपको आईसीआई की बुक चाहिए, जो भी आपके पास बुक है पढ़ तो आप वहां से भी सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूट की बुक के क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको। जो भी स्टडी मटेरियल में आपके पास क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज अवेलेबल है, वो केस स्टडीज वगैरह आप जरूर करके जाओगे। पहले स्टडी मटेरियल, उसके बाद जब आपका ये हो जाए फिर आप आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर, ये सब चीजें रिवीजन के टाइम पे कर सकते हो। हाँ जी, लॉ से रिलेटेड कोई पॉइंट अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताओ। बोलो भाई, मैं 3 सब्जेक्ट डील कर चुका हूं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और लॉ। तीनों में अगर कोई पॉइंट हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सर हम्म, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर कोर्स तो आप कह रहे हो कि सेम है, तो बट सर जो क्या कहते हैं स्टडी स्टडी मटेरियल है वो हमें न्यू ही परचेज करना पड़ेगा उनसे, मतलब 2021 वाला, मई 2021 वाला। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, ये आपके पास ऑप्शन है। आप इंस्टीट्यूट के सीडीएस पोर्टल पे जाकर भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के भी रख सकते हो, लेकिन रेफर लेटेस्ट वाला ही करना। लेटेस्ट वाला इसलिए रेफर करना क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ऐड करे हैं। ऐसा ना हो ना कि आप पुराने मटेरियल से पढ़ जाओ और आपके जो लेटेस्ट ऐड करे हैं क्वेश्चंस उन्होंने, वो आप करने भूल जाओ और एग्जाम में पता चला वही क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया। अब तो आपने पेपर देख ही लिया कि आपने देखा ही होगा कि सर स्टडी मटेरियल से काफी कुछ चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं या उस पैटर्न पे पूछ लिया जाता है, तो आपको लेटेस्ट वाले ही रेफर करना चाहिए। सीडीएस पोर्टल भी मेरे ख्याल से आप सबने देख ही रखा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ सीडीएस पोर्टल में कहाँ होता है। वो तो फाउंडेशन शायद आपने ऑर्डर किया था, तो सीडीएस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो आपकी पुरानी वाली बुकलेट है हम्म, उसे अभी दोबारा करने की जरूरत है? मत करो, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल कर लो, लेटेस्ट वाला। सिर्फ उससे? सिर्फ स्टडी मटेरियल कर लो, मेरी बुक अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बुक में ऑलरेडी स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, लेकिन मेरी बुक में जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आया है उसके क्वेश्चंस नहीं डले हुए। तो आप स्टडी मटेरियल के ही सारे क्वेश्चंस करो और आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर, मतलब इंस्टीट्यूट का सारा कंटेंट कर लो। ओके सर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जाओगे ना स्टडी मटेरियल में, तो सीडीएस पोर्टल पे वो साइन इन वगैरह मांग रहा है, तो थोड़ा आप देख लेना, मेरे को साइन कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पर जाओगे तो आपको स्टूडेंट में जाओगे, यहाँ मिलेगा आपको पूरी किट मिल जाएगी, पूरी किट मंगा लेना।
आई थिंक ये वाला देखना, फाउंडेशन स्टडी किट अक्टूबर 2020, हाँ ये अक्टूबर 2020 में प्रिंट हुआ था ना, मई 21 का, तो ये वाला मंगा लेना। ये देखो पूरा सेट मंगाना है, पूरा सेट मंगा लेना। और ये देखो लिखा ना रेलेवेंट फॉर मई 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, तो ये वाली आप पूरी बुक मंगा लेना, 1500-1600 के आसपास की आएगी। अगर आपको सारी बुक्स नहीं मंगानी तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मंगानी है तो कोई पर्टिकुलर मंगा लेना, वो आपके ऊपर है। जैसे लॉ है, लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं तो लॉ की तो लेटेस्ट मंगा ही लो। अकाउंट्स में भी उन्होंने क्वेश्चन ऐड करे तो अकाउंट्स के भी लेटेस्ट मंगा लो। मैं तो रिकमेंड करूंगा सारी मंगा लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, इससे है कि आप लेटेस्ट पढ़ लोगे। तो ये चीज आप अपने आप देख लेना सीडीएस पोर्टल पे जाकर। आगे आ जाओ। तो ये तो होगी अकाउंट्स, लॉ और इकोनॉमिक्स की बात। अब आता है सर जो सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला पेपर रहता है बच्चों को, दैट इज योर मैथ्स। देखो मैथ्स कैसे कर दी है। देखो मैथ्स में पहली चीज तो यही है सर, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग इकोनॉमिक्स में भी है, लेकिन इको और मैथ्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो वाला पेपर कर लेते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ फंस जाते हैं। तो आप मैथ्स में सर पूरी तैयारी मत करो। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स में अगर दिक्कत है ना तो मैथ्स पूरा मत करो। कोई नहीं कह रहा कि पूरा 100 में से 100 नंबर का पेपर आपको आना चाहिए, नहीं। मैथ्स की स्ट्रेटेजी बना लो। अगर आप 80 नंबर की भी तैयारी करके जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 80 में से 70 नंबर के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 70 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 60 भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो करके आ रहे हो सही होना चाहिए, वो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपको कोई नहीं कह रहा कि सर पूरी तैयारी करो मैथ्स में। मैथ्स में सेलेक्टिव हो जाओ, बाकी में नहीं हो सेलेक्टिव, लेकिन मैथ्स में हो जाओ सेलेक्टिव। लाइक कि मैथ्स में अब एग्जैक्टली टॉपिक तो मुझे देखने पड़ेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक होता है जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको कर लो अच्छे से। उसके बाद आपका रेशियोज वाला टॉपिक रहता है, वो रेशियोज कर लो। स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स में जो टॉपिक रहते हैं, लाइक स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछता है तो प्रोबेबिलिटी कर दो आप अच्छे से। उसके बाद कोरिलेशन वगैरह पूछता है, वो कर दो अच्छे से। मतलब देखो क्या करो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपको जो चीजें अच्छे से आती हैं मैथ्स में, समझ में आती हैं, जिसमें आपको दिक्कत फेस नहीं करनी होती, जो समझ में आती है चीजें वो अच्छे से कर लो। पहले तो उन्हीं पे आप टारगेट लो कि जो चीज आपको समझ में आती है, जो आपको लगता है कि हाँ ये आसान है या ये मेरे को समझ में आती है और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसा ना हो कि आपको वो चीज समझ में आती है जो एग्जाम में आती ही नहीं क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, सबको समझ में आता है, एग्जाम में भी वो पूछ लेता अच्छे खासे नंबर का, तो इसको अच्छे से कर लो। ऐसे ही स्टैट्स में कुछ थ्योरेटिकल चीजें आजकल वो ज्यादा पूछने लगे स्टैट्स में, तो थ्योरी देखो कि सर थ्योरी कैसी है। थ्योरी के कुछ चैप्टर्स होते हैं तो वो थ्योरी के चैप्टर्स देख लो, थ्योरी के क्वेश्चंस देख लो, वो आपको आने चाहिए। एलआर होता है, हाँ एलआर भी है, 20 नंबर की एलआर है सर। एलआर बहुत स्कोरिंग होती है, क्योंकि एलआर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उसमें माइंड है, लॉजिक चलेगा, तो एलआर अच्छे से कर लो। मतलब आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी मैथ्स में यही बनानी पड़ेगी कि सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जो चीज आपको अच्छे से आती है वो उस चीज को कर लो अच्छे से। ज्यादा टाइम बेकार की चीजों पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी होता है एग्जाम में, अपना कोर्स में, लेकिन उसका क्वेश्चन वो 2 पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा, 4 पूछ लेगा, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, छोड़ दो उसे, कोई जरूरत नहीं है करने की। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है, जिनके पास 11-12 में मैथ्स नहीं थी तो उनके लिए वो नया टॉपिक है, छोड़ दो उसे, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन वो होता है आपका टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपीजीपी होता है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 10th तक की मैथ्स है, तो वो कर लो। मतलब जो आपकी 10th तक की मैथ्स के टॉपिक है ना, जो आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको अच्छे से कर लो। जो 11-12 की मैथ्स के टॉपिक है उनको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। और मैथ्स में सर थोड़ा सेलेक्टिव होके आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को कर करके देखना पड़ेगा। थोड़ा शॉर्टकट सीखो मैथ्स में, शॉर्टकट की ट्रिक्स होती हैं। जिन्होंने भी आई थिंक अक्षय सर से क्लासेस ले रखी हैं तो उन्होंने आपको डेफिनेटली शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं, तो वो शॉर्टकट ट्रिक्स देखना कि सर वो बताते हैं कि मेरी उनसे बात होती थी तो वो बता रहे थे कि वो क्वेश्चन में ही आंसर को अप्लाई करवाते हैं, फिर बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके देख लो, क्योंकि हर चीज सॉल्व करके देखोगे तो पेपर ही छूट जाएगा, आती हुई चीज भी छूट जाएगी। कई कई बार तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आंसर को पुट करके देखना है क्वेश्चन में, जो फिट बैठ गया वो आपका आंसर है, ऐसे कर करके आपको देखना पड़ेगा। ये मैथ्स की चीज है, ठीक। तो ये चारों सब्जेक्ट की मैंने बात कर ली। अब मैं आता हूं कि आपको पढ़ाई करनी स्टार्ट कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट।
हाउ टू स्टार्ट। देखो सर, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करनी है, कब से शुरू करनी है, कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा, अभी से ही शुरू करनी है। मेरी वीडियो देखते ही शुरू हो जाना, लेकिन एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से शुरू होना है ना। एक माइंड को मेकअप कर लेना कि हाँ अब मेरे को 3 महीने का टारगेट बनाना है और अच्छे से कवर करके चलना है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन देता हूं। देखो आज होगी 11 फरवरी और आपका एग्जाम जो शुरू होगा वो मोटा मोटा 2 तारीख से शुरू हो जाता है, तो हमारे पास 30 अप्रैल तक का टाइम है। तो अगर मैं डेज की बात करूं तो फेब के आपके पास मोटा मोटा 28 माइनस 11 19 दिन, कितने दिन, 17 दिन फेब के बचे हैं, 31 दिन मार्च के हैं और 30 दिन अप्रैल के हैं। 30 दिन को मैं काउंट करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज योर रिवीजन टाइम, ये आपका रिवीजन टाइम है। अप्रैल के महीने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोर्स कवर करने में लगे हो, आपको रिवीजन करनी है। यहाँ पर रिवीजन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आरटीपीज करनी है, आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ये सब चीजें करनी है। ठीक, आरटीपीज, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ये सब चीजें आपको कवर करनी है। हालांकि मेरा जो अभी May 21 वाला बैच चल रहा है, उन बैच वाले बच्चों को तो मैंने 15 मार्च तक की डेडलाइन दे रखी है। वो 15 मार्च तक अपना कोर्स कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं टेस्ट शुरू करूंगा एंड रिवीजन शुरू करूंगा। तो आप लोग भी उसमें ज्वाइन कर लेना। आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर लेना। तो आपके लिए वो टेस्ट और वो रिवीजन एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन सर आपको खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अभी देखो पता क्या हो रहा है, मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। अभी मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को बच्चे को ना खुद अप्रोच करना पड़ता है, मेरे को खुद अप्रोच करना पड़ता है। कल मैंने, आप मुझे सबको ही मोस्टली कॉल किया है, खुद मेरे को बच्चों को अप्रोच करना पड़ता है कि आओ ये चीज देख लो, वो चीज देख लो, लेकिन यार बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। भाई आपकी चीज है ना, तो आपको मेरे पीछे रहना पड़ेगा, मेरे को याद थोड़ी ना रहेंगी। अब जैसे टेस्ट है, रिवीजन है, तो आपको मेरे को बोलना पड़ेगा, आपको मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा कि सर 15 मार्च आ गया, आप मेरे को टेस्ट भेजने शुरू करो, फिर मैं आपको टेस्ट भेजूंगा। मैं खुद याद नहीं रख पाऊंगा कि मेरे पास अभी लेटेस्ट वाला भी बैच है। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। यू हैव टू, देखो थोड़ा सा एक्टिवनेस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर। पीछे पड़ जाओ, मेरे को मैसेज कर करके मेरे को परेशान कर दो कि सर मुझे टेस्ट दो, मुझे रिवीजन करवाओ, या मुझे टेस्ट दो, मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा टेस्ट देख लो। ये सब चीजें आप जब देखोगे ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये बच्चा इंटरेस्टेड है, फिर मेरे को मजा आएगा उसको पढ़ाने में। लेकिन बच्चे आजकल लेजी इतने हो गए हैं, वो पूछते ही नहीं है कुछ। कुछ बच्चे हैं जो बोल देते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चा ऐसा होता है, सर झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्चाई है और आपको भी पता है, मोस्टली बच्चा लेजी है, वो इतना परवाह नहीं करता, वो कहता है ठीक है, हो रहा है हो रहा है। ऐसे नहीं होता यार, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, जिंदगी में बहुत आगे जाना है, आपको पीछे पड़ना पड़ेगा लोगों के, और आपको अपना काम निकलवाना आना चाहिए, थोड़ा चालाकी भी आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, तो आपके पास जो टाइम है वो 17 दिन फेब के और 31 दिन मार्च के। कोशिश करना कि 15 मार्च तक आप कोर्स पूरा कर लो, लेकिन 15 नहीं तो 31 मार्च तक आपको पूरा कोर्स अच्छे से कवर करके चलना है। अच्छे से कवर करके चलने का मतलब है कि कोई कमी नहीं छोड़नी, इस तरीके से कवर करके चलना, सो दैट आप अप्रैल के महीने में सिर्फ आरटीपीज, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, सिर्फ यही चल रहा हो आपका। तब आपकी बात अचीव होगी, तब आपकी जो एक बच्चे ने बोला था सर मेरी प्रैक्टिस की कमी रहेगी, वो आपकी तभी दूर होगी। बात समझ रहे हो? अब सुनो मेरी बात, किस तरीके से हमें शुरू करना है। देखो आप एक काम करो, पहले ना वो पेपर उठा लो जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को मैथ्स में दिक्कत होती है, किसी को लॉ में दिक्कत होती है। वो आप अपना एक पेपर पिक कर लो, अकाउंट्स और इको में भी हो सकती है, जिसमें जिस भी पेपर में आपको दिक्कत होती है ना, वो पिक कर लो, और उस पेपर को आपको डेली पढ़ना है फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे उसमें डेली दे देना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैथ्स में दिक्कत होती है, तो आपने मैथ्स का जो पेपर है वो पिक कर लिया, और आप डेली उसे 2 घंटे पढ़ रहे हो अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक आप डेली उसे 2-2 घंटे पढ़ रहे हो। जो दिक्कत है ना वो जड़ से खत्म हो जाएगी, वो दिक्कत आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। या लॉ है या जो भी आपका पेपर है, उसको डेली अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया 2-2 घंटे, एक तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, और जो आपकी दिक्कत है वो आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये सब्जेक्ट पकड़ लेना डेली। अब वो टाइम क्या रखना है, वो टाइम मैं आपको यही बोलूंगा कि सुबह सुबह स्टार्टिंग में ही, मॉर्निंग में ही आपको ये चीज कर लेनी चाहिए।
कि जो पेपर में दिक्कत है उसको सुबह सुबह उठते ही फ्रेश माइंड से डेली 2-2 घंटे देना शुरू करो। ठीक, उसके बाद का जो आपका टाइम है, उसके बाद आपको क्या करना है, 2-2 पेपर पकड़ के चलना है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि एक दिन में सारे पेपर पढ़ो, अब आप 2-2 पेपर का स्लॉट बनाओ। जैसे कि आपका यहां तक कितने दिन है, अगर आप 17 तारीख से लेकर अपना 31 मार्च तक का टाइम गिनते हो या 15 मार्च तक भी गिनते हो, तो इसको डेज ऐड करना जरा, 17 + 15, ये आपके 32 डेज है, 32 दिन है। 32 दिन का मतलब क्या है कि आप अगर 2-2 पेपर भी कवर करके चलो, तो आप 2-2 पेपर को अगर ये 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर लो, तब भी आप 2-2 बार अच्छे से रिवीजन करके चल सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ, 32 को अगर आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितने बनते हैं, 8-8 बनते हैं। यानी कि 8 डेज का एक स्लॉट फिक्स करो कि मेरे को 8 दिन में क्या करना है। कोई भी 2 पेपर उठा लो, जैसे आपने उठाया अकाउंट्स एंड लॉ, कि मैं पहले 8 दिन अकाउंट्स और लॉ पढ़ूंगा। फिर आपने अगले 8 दिन उठा लिए और यहां पर आपने उठा लिया कि मेरे को इकोनॉमिक्स और फिर दोबारा अकाउंट्स पढ़नी है। फिर आपने अगले 8 दिन उठा लिए कि मुझे इकोनॉमिक्स एंड लॉ पढ़नी है, और फिर आपने अगले 8 दिन उठा लिए कि मुझे जो भी आपका पेपर रह गया अकाउंट्स और लॉ करनी है। मतलब जैसे भी आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक 8-8 दिन की स्ट्रेटेजी बना लो, 8 दिन की बनाओ, 7 दिन की बनाओ, लेकिन 2-2 पेपर उठा लेना। एक दिन आपका ये मैथ्स जो आपका जो टफ सब्जेक्ट है, जिसमें आपको दिक्कत आती है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट्स को आप क्या करोगे, 2-2 के स्लॉट में डिवाइड करना। रोज चारों पेपर पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि अब आप पहले ही एक बार पढ़ चुके हो, जस्ट आपको एक रिवीजन चाहिए। तो आप क्या करो, 8-8 दिन या 7-7 दिन का स्लॉट बनाओ और 2-2 पेपर को उठा के चलो। टाइम कितना देना है, आपको कम से कम देखो 2 घंटे तो आपने इस सब्जेक्ट को फिक्स कर दिए, और कम से कम इन दोनों पेपर में 3-3 घंटे तो दोगे आप। तो यानी कि आपके 3 और 3 6 और 2 8, कम से कम 8 से 10 घंटे की स्टडी आप निकालोगे। 3 की जगह 4-4 भी देना चाहो तो 4-4 भी दे सकते हो। 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, वो डिपेंड करता है आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो या आपका किस टाइम पे क्या है। कई बार कॉलेज वगैरह भी साथ में चल रहा होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो 8 to 10 आवर्स आपको देना पड़ेगा। ठीक, 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट दो, जो आपका दिक्कत वाला सब्जेक्ट है उसको तो डेली पढ़ो, और बाकी आप अपना एक कॉम्बिनेशन बना लो कि पहले 8 दिन में अकाउंट्स और लॉ पढ़ूंगा, अगले 8 दिन में लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, अगले 8 दिन में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। ऐसे कर करके स्लॉट बना लो। इस तरीके से करने से क्या होगा, एक एक सब्जेक्ट आपका 2-2 3-3 बार रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। समझ रहे बात। और 8-8 दिन बहुत होते हैं कि आप डेली 4-4 घंटे अगले 8 दिन तक अकाउंट्स पढ़ोगे, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को हाथ से भी करके देख लोगे आप। ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कस्टमाइज इसे कर लेना, लेकिन ये एक ओवरव्यू है, एक जो ब्रॉडर व्यू है वो इस तरीके से आपका रहना चाहिए कि आप। और ये मैंने आप देखो, मैंने कब तक का बताया, मैंने आपको बताया सिर्फ 15 मार्च तक का, कि 15 मार्च तक आप पूरा कोर्स अपना अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आप एक बार पहले पढ़ चुके हो। और कोर्स कंटेंट फाउंडेशन लेवल पे इतना ज्यादा नहीं होता है, एक नॉर्मल कोर्स कंटेंट है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं होता है बच्चा, तो आराम से आप 15 मार्च तक कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टेस्ट देने, रिवीजन करनी है, टेस्ट देने, रिवीजन करनी है। 2-2 दिन एक एक सब्जेक्ट का निकालो कि मैं 2 दिन अकाउंट्स रिवाइज करूंगा और तीसरे दिन उसका टेस्ट दूंगा, फिर 2 दिन लॉ रिवाइज करूंगा, फिर टेस्ट। मतलब जितने आप मॉक टेस्ट दे दोगे, जितने आप टेस्ट में करके दे दोगे, जितना आप सॉल्व करने दोगे टाइम के अंदर अंदर, उतना आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट होता चलेगा, मतलब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई बार एक दिक्कत और आ जाती है अकाउंट्स में बच्चों की कि सर जो मेरा पेपर था ना वो छूट गया। वो छूटने का कारण ही ये क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस कहां से बनेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके थोड़ी ना बनेगी, प्रैक्टिस तो पूरा टेस्ट करके बनेगी। कि मॉक टेस्ट है 3 घंटे का, 3 घंटे में मुझे करना ही करना है, तो 3 घंटे का टाइम निकालो। अब मैं नए मॉक टेस्ट बनाऊंगा, इस बार के नए मॉक टेस्ट बनाने हैं मुझे 15 मार्च के बाद, जो लेटेस्ट वाले बच्चों के हैं, तो आप मेरे को बता देना, मैं आप लोगों को भी वो शेयर कर दूंगा। उसमें अपना 2-2 3-3 चैप्टर मिक्स करके भी बनेंगे, और फुल मतलब 10-12 मॉक टेस्ट वो बन जाएंगे, तो वो मैं आपको दूंगा, शेयर करूंगा। करने जरूर है। और एक रिवीजन बैच भी मैं लूंगा ऐप के ऊपर ही, तो वो रिवीजन बैच भी लाइव रहेगा, तो वो रिवीजन बैच भी आप लोग अटेंड कर सकते हो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बताओ भी, क्या ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। तो कोई अगर पॉइंट कुछ पूछना हो, कुछ ऐड करना हो तो बताओ। मोहम्मद वामिक, आप मई में पेपर दे रहे हो ना?
चलो, हाँ जी समीर, समीर कोई दिक्कत परेशानी? सर अभी मार्च में कॉलेज के एग्जाम है ना। हाँ ठीक है, कॉलेज के एग्जाम भी काफी बच्चों के हैं मार्च में, तो आप कॉलेज का अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना यार। देखो वो भी देने हैं, ये भी पढ़ना है, करना तो पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत देख लेना। उसकी शेड्यूल क्या है, उसकी डेट शीट वगैरह क्या है? सर 15-17। 15 Yes, to sir. 22 है। 15 to 22 है। ठीक है, अगर 15 से 22 है तो वो 7 दिन तो आपके चले गए, और 15 से 22 है ना, तो ठीक है, 15 मार्च तक का तो मैंने आपको टाइम दिया है कोर्स पूरा करने के लिए, कर सकते हो। क्योंकि देखो सर आप वो तो, हाँ मैम मुझे पता है कि वो चीजें भी आपको पढ़नी है, तो मैंने आपको टाइम कितना दिया है यहाँ पर, 8 घंटे ही तो दिए हैं कि 8 घंटे इसके लिए पढ़ो। 8 घंटे इसके लिए पढ़ो, कॉलेज के लिए भी दे दे 2-2 घंटे कम से कम पढ़ लो, 10 घंटे की तो पढ़ाई निकाल सकते हो यार। सर वो ऑनर्स में इंटर वाले भी थोड़े टॉपिक्स दे रखे हैं ना। हाँ तो कोई बात नहीं, इंटर वाला मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 15 फरवरी से, वो बैच ज्वाइन कर लो, वो सारी चीजें मैं उसमें कवर करा दूंगा। वो वैसे भी रात का बैच है, वो 8:30 बजे का, वो बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते, जिसको ज्वाइन करना है। अच्छा मैं इन्फॉर्मेशन देनी भूल गया आप लोगों को, 15 फरवरी से मैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास का पेपर 1 जो अपना सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, उसका बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 दिन का वो बैच है, उसमें रात को 8:30 बजे से क्लास होगी। उसमें बेसिकली मैं वही चीजें कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आती हैं, और उसमें ये है कि अगर आपने वो बैच ज्वाइन कर लिया तो आपके आराम से 70% आ जाएंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में, क्योंकि 10 ईयर बेस वो बैच रहेगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैच से आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इंटरमीडिएट में जाके पढ़ोगे, तो उसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, सो दैट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो वो बैच ज्वाइन करना हो तो मुझे व्हाट्सएप डाल देना, मैं आपको उसके ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलो भाई, तो बीकॉम भी आपको पढ़ना है तो बीकॉम पढ़ो, मना ही नहीं है, 2-2 घंटे बीकॉम के लिए निकाल लो यार, रोज के 2 घंटे निकाल लो बीकॉम के लिए, अभी तो टाइम है पूरा आपके पास, 1 महीना पड़ा हुआ है, तो रोज के 2 घंटे बीकॉम के लिए निकालो। अगर आप 7-8 घंटे भी फाउंडेशन की स्टडी कर लेते हो, 2 घंटे बीकॉम के लिए निकाल लेते हो, 9-10 घंटे तो पढ़ाई हो जाती है, समझ रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, तो देखो यार, मेहनत तो चाहिए ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा चीजें आपको हो सकता है सर, बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी आपको, अपनी प्लेजर टाइम जो होता है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी, तभी कुछ अचीव होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी महक, क्लियर है सारी चीजें? यस सर। हाँ जी दिव्यांश, यस सर, क्लियर है सब कुछ। ठीक है, यस सार्थक, पूजा, सर हमें दोबारा तो कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, दोबारा कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आप ना ये चीज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता है सब्जेक्ट, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। या आपको लगता है कि यार मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो रखी है, या मेरा ठीक से क्लासेस मैंने पहले ली नहीं थी, तब तो आपको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हो अच्छे से और उसके बाद अब आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, तो वो तो सेल्फ स्टडी पे होगा, फिर कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर मैंने पहले क्लासेस ही अच्छे से नहीं करी, तो आपको फिर तो करनी पड़ेगी आपको स्टार्ट। ठीक है, वो आप देख लेना जैसे भी आपको ठीक लगे। अब मैं कोचिंग का भी आपको बता देता हूँ, मैंने जो अभी बैच अनाउंस कर रखा है वो 3 महीने का बैच है, और उसकी जो फीस है वो हाफ रेट पे हो गई है, वो 10,000 पे है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो फुल कोर्स 10,000 पे वो परचेज कर सकता है। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बताओ भाई, मुस्कान, पूजा, राधिका? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, हाँ जी राधिका, कॉन्फिडेंस लाओगे? यस सर। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आएगा, बार बार चीजों को करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और चीजों से घबराना बंद कर दो, घबराया मत करो किसी भी चीज से। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना है। मेरा तो देखो सिंपल ये मानना होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हम फेल भी हो रहे हैं ना तो उसमें कुछ हमारा अच्छा ही है। इंसान अगर गिरता है तो वो अच्छे के लिए ही गिरता है, हो सकता है उसको और थोड़ा सा इंप्रूव होने की जरूरत हो। भाई आप रह गए, हो सकता है सर आपको और इंप्रूव होने की जरूरत हो, आपकी अभी इतनी प्रॉपर नॉलेज ना बनी हो,
आपके अभी इतने प्रॉपर परफेक्ट कंसेप्ट ना बने हो, तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और हर चीज से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलती जरूर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, मोहम्मद वामिक, बेटा वॉइस नहीं आ रही है आपकी, शायद आपका माइक बंद है। सर आवाज आ रही सर? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ सर सब ठीक है सर, मतलब वही रिवीजन करना होगा। हाँ आपने हाँ मैं हाँ आपने मैसेज लिखा था कि आपकी इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज पे। कर चुके, इंग्लिश कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आगे इंटर में जाओगे, फाइनल में जाओगे, तो इंग्लिश तो थोड़ा सा रखनी पड़ेगी, ठीक, नहीं तो थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। सर इंग्लिश का टेंस भी नहीं पता था, पूरा एकदम कंप्लीट। चलो थोड़ा सा ना, सर हाँ राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दो, चीजों को लिख लिख के देखो, जैसे लॉ के आंसर्स होते हैं या इंग्लिश का कुछ चीज होती है, तो उसको लिख लिख के देखो, उससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। जी सर, जी सर। ठीक है ना, राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो हाँ जी सर सीएमए फाउंडेशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें जैसे मैथ में। सर सीएमए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। सर उसमें जैसे मैथ्स में कुछ हमें सॉल्व करके भी दिखाना है, इस तरीके से कल मैंने देखा था पेपर पैटर्न, तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी ना उसमें? नहीं उसमें नहीं होती, जो सॉल्व सब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव कभी नहीं होती, ऑब्जेक्टिव वाले में होती है शायद। वो ना सारे पेपर्स कुछ उसमें कुछ सब्जेक्टिव थे कुछ ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर पेपर नहीं था कि वो सारा सब्जेक्टिव होगा। बेटा उसका ना आप एक बार वेबसाइट चेक कर लो, मुझे उसका इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि उसमें नेगेटिव किसमें होती है किसमें नहीं होती, नहीं तो मुझे टाइम दो, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके सर। आपको व्हाट्सएप, ठीक है। चलो भाई अब मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई परेशानी नहीं है। 15 मार्च तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद टेस्ट लूंगा, रिवीजन लूंगा, मुझे बता देना, मैं आपको उसके रिवीजन बैच में ऐड कर लूंगा और आपके टेस्ट वेस्ट आपको शेयर करूंगा, सबको सॉल्व करने अच्छे से। और इस बार का टारगेट सिर्फ पास होना टारगेट मत बनाना, 300 प्लस का टारगेट चाहिए मुझे, कम से कम जितने भी ये 12-13 बच्चे बैठे हैं 300 प्लस चाहिए मुझे, प्रॉमिस करते हो इस चीज को? यस सर। ठीक है, चलो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।